6.29. Graph. Which of the following potential energy curves in the figure cannot possibly describe the elastic collision between two billiard balls? Here the r means x coordinate is the distance between centers of the balls. अच्छा क्वेश्चन है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमें इसमें सीखनी है. पोटेंशियल एनर्जी आखिर है क्या? देखो, सबसे पहले मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करता हूं. इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है? सपोज ये दो बॉल्स हैं, ये दोनों बॉल्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं. m1 इक्वल टू m2 या कुछ भी मान लो, इवन m1 इज नॉट इक्वल टू m2 बट e इज गिवन एज 1. कोलिजन अगर मैं बोलूं, कोलिजन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कब होगा? वो तभी स्टार्ट होगा जब ये बॉल कांटेक्ट में आएंगी. So let me call that time t equal to 0 when these balls came into the contact. कांटेक्ट में आने का मतलब है, अगर मैं पहले वाले की रेडियस r बोलूं, दूसरे वाले की भी रेडियस r बोलूं, ये गिवन है जैसे एग्जांपल में दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तो कोलिजन प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वो कब स्टार्ट होगा? When the distance between center is 2r. यानी सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस शुड बी लेस देन 2r. यानी कोलिजन प्रोसेस will be only present when this distance between the centers should be less than 2r, less than or equal to. ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. भाई कोलिजन तो तभी होगा ना जब वो कांटेक्ट में होंगे. कांटेक्ट में होने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है दो सेंटर के बीच में? 2r. उससे अगर ज्यादा हुआ तो वो तो कांटेक्ट में ही नहीं है, तो इनके बीच में कोलिजन या उससे रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं. दिस मींस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू 0 इफ r इज ग्रेटर देन 2r बिफोर कोलिजन. ठीक है. तो बस यही है, पोटेंशियल एनर्जी या बिफोर कोलिजन लिखने की जरूरत नहीं है. इलास्टिक है तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं है. पोटेंशियल एनर्जी शुड बी 0 फॉर r ग्रेटर देन 2r. तो इस चीज से भी हमारे एक दो ऑप्शन हट जाएंगे कि जहां जहां पे उनने r को 2r से बड़ा दिखा रखा है और वहां पोटेंशियल एनर्जी भी दिखा रखी है अदर देन 0, तो वो ग्राफ ऑलरेडी कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि उससे पहले तो उसमें तो कोलिजन वाला कोई रोल है ही नहीं. यहां पे हमें सिर्फ कोलिजन के दौरान पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, वो mgh और वो स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखनी है. यहां पे जो हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है वो लिखनी है जब ये बॉल्स कोलाइड करेंगी. कोलाइड करने के दौरान जो इनके बॉन्ड्स और ये जो इनकी शेप डिफॉर्म होगी, वो जो डिफॉर्म्ड शेप है, उस डिफॉर्म्ड शेप के अंदर वो जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्म्ड बॉन्ड्स. दैट पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट वी नीड टू रिप्रेजेंट हियर करेक्टली. तो आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे ये बॉल्स कोलाइड करेंगी, जैसे जैसे ये बॉल्स कोलाइड करेंगी, कोलाइड करने के प्रोसेस को अगर मैं स्लो करूं तो इनका जो शेप है वो कैसा होता जाएगा? डिफॉर्म होता जाएगा. शेप अगर डिफॉर्म होता जाएगा और इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो स्मॉल r, ये और कम होती जाएगी और एक ऐसी लिमिट आएगी जब इनके अंदर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा. और उस केस में द डिस्टेंस विल बी सेंटर, यानी स्मॉल r will be minimum. So this is the process of deformation.
So as this r distance between center will decrease, the deformation will be stronger and stronger, and the potential energy due to deformation will be higher and higher. यानी potential energy will be maximum when there will be maximum deformation or minimum r. यानी जितना r छोटा होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, जितना r बड़ा होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और अगर r 2r से भी बड़ा हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो ये दूसरी बात थी कि पोटेंशियल एनर्जी मस्ट इंक्रीज एज दिस r टेंड्स टू बिकम 0। जैसे जैसे ये r मिनिमम होता जाएगा, कम होता जाएगा, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी मस्ट राइज। जैसे जैसे ये r, और उसके बाद जब ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाएगा इसके अंदर, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, यानी r की स्मॉल वैल्यूज के लिए पोटेंशियल शुड शो मैक्सिमा। अगेन व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? आफ्टर दिस अगेन देयर विल बी अ प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन, एंड रिफॉर्मेशन इज जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन। यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, अब वो वापस कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी कम होते होते 0 हो जाएगी, एंड द बॉल विल गेट अवे फ्रॉम ईच अदर, और ये हमारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं एक एक करके मैं ये सारे इसके ग्राफ बनाता हूं, और इन सबको डिस्कार्ड करते हुए आपको एक फाइनली एक करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो आप देख सकते हो जो पहला ग्राफ है इसका, जो फर्स्ट ग्राफ है इस क्वेश्चन का, वो क्या गिवन है? ये पोटेंशियल एनर्जी है V, एंड दिस इज R। व्हाट इज R? R इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। इनने ग्राफ कुछ ऐसा बना रखा है, ये स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद सीधा पोटेंशियल एनर्जी 0 कर दी व्हेन इट इज 2R। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो वो मेरी कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 के हिसाब से सही है। लेकिन मेरी कंडीशन नंबर 2 को, दिस इज कंडीशन नंबर 1, दिस इज कंडीशन नंबर 2। 1 को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन कंडीशन नंबर 2 को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए आंसर गलत है। कंडीशन 2 का मतलब जैसे से r कम होना चाहिए पोटेंशियल शुड राइज। ऑब्वियस सी बात है, कोलाइड जैसे से करेंगी तो एनर्जी बढ़नी चाहिए ना, लेकिन यहाँ इन्हें कांस्टेंट बता रखी, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरे वाले में देखिए, दूसरा ग्राफ तो आप डायरेक्टली ही कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। दिस इज V, दिस इज R। ये तो हमारी पहली कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये वाला भी क्यों नहीं कर रहा है? इसमें तो दिखा रहे हैं कंटिन्यूअसली एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी भाई? R कम होने पे एनर्जी बढ़ेगी, R बढ़ने पे नहीं। ये उल्टा ग्राफ बना हुआ है, इसलिए दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है ये? V एंड दिस इज R। यहां से ऐसे गया, और ये दिस इज 2R। अब आपको देखने में एक बार में सही लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी गलत है। पहली बात तो ये हमारी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कि 2R के बाद पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है। ओके नाइस। अब अगला देखते हैं। यहां ये बोल रहा है कि जैसे जैसे ही R 0 की तरफ टेंड करेगा, यानी R जैसे से कम होगा, R अगर छोटा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मस्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीज। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे ये R छोटा हो रहा है, वैसे वैसे यहां तक तो पोटेंशियल एनर्जी इसने बढ़ाई, यहां तक तो ग्राफ सही था, लेकिन उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फिर से अगर हम R बढ़ाएं तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगी? इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कम होने लगी। ये तो उल्टा बता रहा है, कायदे से पोटेंशियल एनर्जी तो और बढ़नी चाहिए थी, यानी ये ऑप्शन भी गलत। नाउ द फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन ये भी आप डायरेक्टली देख के गलत कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो इनने ग्राफ बना रखा है ऐसे, एंड दिस इज 2R। ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमारी पहली कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बियॉन्ड 2R must be 0, but this is, it shows negative, so this is also wrong. What is fifth graph? Fifth graph कुछ ऐसा है।
this is 2R, this is potential and this is R. अगर आप देखोगे तो इसमें पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। देखो 2R के बाद जो ग्राफ है वो है ही नहीं, मतलब उसकी वैल्यू 0 है, और 2R से पहले पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग एज R इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे R छोटा हो रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, फिफ्थ। सिक्स्थ वाला भी ऐसे ही आप सिक्स्थ वाला भी देख सकते हैं। सिक्स्थ वाला डायरेक्टली दिख रहा है, ये गलत है, ये ऐसे था, फिर उसके बाद ऐसे करके ऐसे हो गया, ये 2R है, तो ये हमारी पहली कंडीशन को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सिक्स्थ वाला भी गलत है। तो बेसिकली ग्राफ वाले क्वेश्चंस में आप जनरली इस तरह से कंडीशन आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसके बाद उसको उस ग्राफ के अंदर बेसिकली अप्लाई करके देखिए, जो उनको फॉलो कर रहा होगा वो ग्राफ सही है और दूसरा वाला ग्राफ ऑब्वियस सी बात है गलत है। इन दिस केस योर आंसर विल बी फिफ्थ।